अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का न्यू चैप्टर शुरू करने लगे हैं। दैट चैप्टर इज सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 बनता है। आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। देखना, मैं इतने इजी वे में आपको समझाऊंगा कि आप स्टूडेंट्स खुद में ये फील करोगे कि हाँ, ये चैप्टर हम जितना लेंथी समझते थे ये इजी भी उतना ही है। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारा जो टॉपिक हमारा 5.1 है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नेम क्या है। मैं ना टॉपिक पे आने से पहले ना चैप्टर के नेम के ऊपर ना थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। चैप्टर में बताना चाहता हूँ, हमारा चैप्टर है सर्कुलर मोशन। ये है हमारा चैप्टर। अच्छा, सर्कुलर मोशन, इसमें ना मैं दो चीजें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मोशन किसे कहते हैं? अब आप कहोगे सर मोशन का तो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, ये क्यों आया, ये चैप्टर क्यों आया? ये भी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि क्यों चैप्टर आया, टॉपिक में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 3 में ना आपसे ये डिस्कस किया गया था कि जितने भी आपके पास उसमें टॉपिक थे ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद मोमेंटम, वो तमाम लीनियर मोशन थे। अगर आपकी बॉडी एक लीनियर मोशन शो कर रही है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन लेफ्ट साइड पे है, चाहे राइट साइड पे है, चाहे सीधी है, चाहे उल्टी है, तो याद रखिएगा अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उस मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन अगर आपकी बॉडी कवर अप कर रही हो कोई भी डिस्टेंस, तो उसमें जितनी भी टर्म्स पढ़ेंगे यानी कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वो तमाम भी लीनियर ही होंगे। अब ये चैप्टर क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, मोशन बॉडी मोशन में है लेकिन सर्कुलर घूम रही है, बॉडी घूम रही है, इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन ना अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही हो ना, तो याद रखिएगा ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं कि ये बॉडी क्या शो करी हमें? सर्कुलर मोशन शो करी। आपने 9th क्लास में टाइप्स ऑफ मोशन में भी ये पढ़ा था। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? अब ना यहाँ पे मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए सर्कुलर मोशन ना एक ऐसी मोशन है, बॉडी गोल गोल दायरे में घूमती है, गोल गोल घूमती है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन याद रखिएगा वो एक्सिस उस बॉडी के आउटसाइड पाया जाता है, इनर नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पर मूवमेंट ऑफ मून, ले जी मून, चांद। चांद हमारी अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन अर्थ जो है ये चांद का एक एक्सिस है, ऐसा ही है ना। अब चांद हमारी अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्या चांद के ऊपर अर्थ आपको अटैच हुई नजर आती है? क्या ये एक्सिस चांद के साथ अटैच हुआ नजर आता है? नहीं। सो ऐसी मूवमेंट, ऐसी मोशन जिसमें जिसमें आपको एक्सिस जो है बॉडी का, वो बॉडी के आउटसाइड पाया जाए, जैसे मूवमेंट ऑफ मून, जैसे आपका जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे मोशन को आप बोलोगे ऐसे मोशन को सॉरी आप बोलोगे सर्कुलर मोशन। लेकिन इसी पेज नंबर 100 के ऊपर, आपके बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है कि एक और मोशन भी पाई जाती है जो दायरे में मूव करती है बॉडी, वो मोशन होती है रोटेटरी मोशन। कौन सी? रोटेटरी मोशन। ले स्टूडेंट्स, ये कौन सी मोशन होती है? अब आप कहोगे सर चैप्टर जो है सर्कुलर मोशन, अंदर रोटेटरी मोशन भी आती है। जी बिल्कुल, देखिएगा अगर आपकी बॉडी बिल्कुल गोल गोल दायरे में घूम रही हो, लेकिन उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, यानी कि उसका जो एक्सिस है ना, वो उस बॉडी के साथ अटैच हो। मिसाल के तौर पर फैन, आप फैन घरों में छत वाला फैन देखते हो ना, तो छत वाले फैन में वो जो रॉड लगा हुआ है उसके पीछे, वो उसके साथ परों के साथ अटैच है ना, वो दरमियान वाले हिस्से के साथ अटैच है। तो इसका मतलब है फैन को अगर आप उस एक्सिस से दूर कर दो ना, तो फैन घूम ही नहीं सकता। लेकिन अर्थ जो है मून या सन से कितनी दूर, कितने फासले पे है, लेकिन घूम रही है। अर्थ की अर्थ और मून के दरमियान क्या कोई एक्सिस जुड़ा हुआ है? नहीं। लेकिन फैन, फैन का रॉड और फैन के पर, इन दोनों के दरमियान जुड़ी हुई है, ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और ऐसा एक्सिस जिसमें एक्सिस जुड़ा हो अपनी बॉडी से, फिर बॉडी घूमे, ऐसी बॉडी की मोशन को कहते हैं रोटेटरी मोशन। और रोटेटरी मोशन का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन, और इसका तीसरा नाम है स्पिनिंग मोशन। अब इस मोशन के अंदर जो एक्सिस होता है वो बॉडी के साथ अटैच होता है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे व्हीकल है, पहिया है, वो पहिया भी आपको पता है एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ होता है।
ये आपकी एक बेस्ट एग्जांपल थी। अब आप कहोगे सर ये चैप्टर का नेम सर्कुलर मोशन क्यों है, फिर रोटेटरी मोशन भी तो होना चाहिए। नहीं स्टूडेंट्स, एक ही बॉडी के अंदर आपने डिटरमाइन करना है कि क्या इस बॉडी में सर्कुलर मोशन पाई जाती है कि रोटेटरी मोशन पाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये स्फीयर है, ये स्फीयर एक ऐसे रोड से अटैच है। अब ये रोड ऐसे, अगर ये स्फीयर एक रोड से ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूमता जा रहा है, तो स्टूडेंट्स ये जो है ये रोटेटरी मोशन शो करेगा, क्योंकि ये रोड इसके साथ अटैच है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके साथ अटैच है। लेकिन अगर मैं इस होल स्फीयर की बजाय इसका कोई मिनिमम सा पार्ट ले लूं, यहां से ये सिर्फ ले लूं, अब ये ऐसे साइड पे जाके ऐसे ऐसे घूमता रहे, तो अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला गया, तो इसका मतलब है ये सर्कुलर मोशन को शो करेगा। तो एक बॉडी के अंदर हमें ये डिटरमाइन करना पड़ता है आया कि ये बॉडी सर्कुलर मोशन को शो कर रही है या रोटेटरी या स्पिनिंग मोशन को शो कर रही है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम कहां पे चलते हैं, अब हमारा टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपने स्टूडेंट्स, अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आपने स्टूडेंट्स थर्ड चैप्टर में ये पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि अगर कोई बॉडी एक टाइम पीरियड के अंदर या अगर कोई बॉडी फासला तय करे, एक खास डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट शो करे, तो ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं, ऐसी बॉडी के अंदर जो डिस्टेंस शो हो रहा था उस डिस्टेंस को डिस्टेंस नहीं कहते, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कार है, ये कार जो है ये राइट तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करती जा रही है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट, इसका जो फासला है, वो फासले को मैं डिस्टेंस नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि ये डिस्टेंस जो है ये बॉडी एक खास डायरेक्शन में कवर अप कर रही है, तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस डिस्प्ले, ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है। अब आपको पता है चैप्टर नंबर 3 में आपने जितना भी डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, क्योंकि तमाम बॉडीज, जितनी भी बॉडीज होंगी वो एक खास डायरेक्शन में सीधा मूव करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी एक खास एंगल से मूव करे, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कार है, ये कार ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करने के बाद यहाँ पे चले जाती है ऐसे, तो ये कार ने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला तय किया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हम क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या खाली डिस्प्लेसमेंट, खाली डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही बोलना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, अब वैसे खाली डिस्प्लेसमेंट हो ना, आपकी जो बॉडी है एक खास डायरेक्शन में मूव करे, तो उसमें आप बताते हो कि मेरी बॉडी ने ना इतने मीटर मूव किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, तो आप कहते हो 5 मीटर या बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट शो किया, या 10 मीटर शो किया, या 15 मीटर शो किया। लेकिन अब यहाँ पे मुझे बताओ कि बॉडी एक एंगल से ऐसे मूव की है, एज ए गोल मूव की है, तो मुझे बताओ यहाँ पे इसने कितने मीटर फासला तय किया। अगर मैं इसको मीटर में फासले को डिटरमाइन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा फिजिस्ट के लिए। फिजिस्ट ने ये देखा, उन्होंने कहा हाँ हम मालूम तो कर सकते हैं इसका डिस्टेंस मीटर में, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है और एक्यूरेट चीज़ भी नहीं हमें शो होती। तो इसके लिए उन्होंने क्या यूनिट यूज़ किया, उन्होंने देखा हाँ ये एक एंगल में मोशन शो हो रहा है, एक एंगल में बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर अप कर रही है, अब इसको कह दो क्या कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, जब कोई भी बॉडी एक एंगल में कवर अप करे, चाहे वो एंगल ऐसा हो चाहे वो एंगल ऐसे हो जाए, कोई भी एंगल वो शो करे, तो याद रखिएगा बॉडी जो मूवमेंट शो करती है उस मूवमेंट के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है उस डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ से आप कहेंगे कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या बॉडी का जो फासला है, तय करदा फासला है, क्या उसको मीटर में ही मेजर किया जाता है, नहीं, उसको एंगल में मेजर किया जाता है। कैसे, अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक आपको पता है एक दायरा ऐसे होता है, और एक दायरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, 360 का एंगल बनाता है, ऐसा ही है। अगर अब आपको फर्ज करो नहीं पता 360 का, एक मिनट के लिए अपने माइंड से ये चीज निकाल दो। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये कार है, ये कार ऐसे इतना मूव की, इस पॉइंट से लेकर यहां तक इतना मूव की। अब मैं अगर कहूं किसी से कि मुझे बताओ इसने कितने मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करके, वो क्या कहेगा, वो कहेगा सर इसने 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ना, फासला ना तय किया। तो अगर मैं मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि इसने कितना एंगल कितना बनाया, मैं एंगल को कवर अप करूं तो मुझे मुझे इतना पता है कि ये मेरे पास हाफ सर्कल बन रहा है। कंप्लीट सर्कल के अंदर कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री, और ये हाफ सर्कल बन रहा है, तो इसका मतलब है इसने 180 का एंगल बनाया। या मुझे अगर कोई कहे कि एक गाड़ी ने 180 का एंगल बनाया, तो मुझे पता है कि वो गाड़ी ने क्या किया, अगर वो गाड़ी एंगल बना रही है ना, तो इसका मतलब वो आधा दायरे का आधा हिस्सा उसने कवर अप कर लिया।
आधा फासला उसने कवर अप कर लिया। तो ये फायदा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जांचने का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब आपको पता चल गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास मेजर करने वाला ऐसे यूनिट है वो मीटर नहीं होगा, वो क्या होगा, एंगल होगा, थीटा होगा। तो क्या होगा, थीटा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है, मैं डेफिनेशन की तरफ नहीं चलता, मैं इसके अलावा आने वाली आगे भी ना इसके जो चीजें हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। आगे चीज क्या है, देखिए जैसे कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं लिखता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी बट, ये लाइन आपकी बुक ने शो की हुई है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बट फॉर स्मॉल एंगल। इस लाइन को ना आपने ना अपनी बुक से ना अंडरलाइन कर लेना। कहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन स्मॉल एंगल्स के लिए। अब ये क्या मतलब हुआ कि छोटे एंगल्स के लिए सिर्फ डिस्प्ले, अगर कोई बॉडी छोटा एंगल प्रोवाइड कर रही है, क्या सिर्फ उनके लिए है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी? इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, पहले वेक्टर क्वांटिटी को समझे कि किसी भी क्वांटिटी को आप वेक्टर कब कहते हैं। नंबर वन, जब वो क्या शो करे, मैग्नीट्यूड। नंबर दो, यूनिट। नंबर तीन, वो शो करे डायरेक्शन। लेकिन आप स्टूडेंट्स को एक चीज और पता होना चाहिए, ये याद रखना मेरी बात को जो अभी मैं बताने लगा हूं। एक क्वांटिटी जब वेक्टर बने ना, वो इन तीन चीजों के अलावा चौथी चीज भी वो शो करनी चाहिए। वो क्या है, उस बॉडी को उबे, बॉडी उबे करनी चाहिए, पूरा उतरनी चाहिए लॉ ऑफ एडिशन। ये लॉ ऑफ एडिशन क्या है, लॉ ऑफ एडिशन का मतलब ये है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करनी चाहिए वो बॉडी। कम्यूटेटिव लॉ के पास क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपने वेक्टर के चैप्टर में भी पढ़ा था। अगर कोई बॉडी जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी शो कर रही है ना, उसके अंदर ये चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसकी कोई मुकदार होनी चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। उसका यूनिट हो जाना चाहिए, यानी कि उसका कोई ऐसा यूनिट होना चाहिए। उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी कि एक खास डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करनी चाहिए। और फोर्थ नंबर क्या है कि वो बॉडी जो है उसके वेक्टर, जब उस बॉडी का हम वेक्टर बनाए ना, तो ए बॉडी बी बॉडी में प्लस करें या बी बॉडी को ए बॉडी में प्लस करें, तो आंस हमेशा सेम ही आना चाहिए। अब एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है यहां से, इसका मतलब है जब अगर कोई बॉडी आपकी ऊपर वाली तीन कंडीशन को फॉलो करे तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब फर्ज करें, अब इसने, अब मैं नेक्स्ट आने वाली नेक्स्ट लाइन को ना मैं डिस्कस करने लगा हूं कि इसने कहा कि एंगुलर मोमेंट, एंगुलर ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये स्मॉल एंगल्स के लिए ना, जब स्मॉल एंगल्स बने ना तो तब ये क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर फर्ज कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, मेरे पास ना, मेरे पास ये बुक है, चले मैं बोर्ड मार्कर की एग्जांपल देता हूँ। तो मैं चले यहाँ पे बुक बना के दिखाता हूँ। ये फर्ज करो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मेरे पास एक बुक है ऐसी खड़ी हुई। अब इस बुक को अगर मैं ना यहाँ से ऐसे एक्स एक्सिस पे लटाता हूँ ना, तो ये बुक की शेप ऐसे बन जाती है, ठीक है, ये ऐसे इस बुक की शेप बन जाएगी। और जब मैं इसको ऐसे ही ऊपर करके वाई एक्सिस पे लेके आऊंगा तो ये बुक की शेप ऐसे बनेगी, ऐसे। अब मुझे बताओ, ये हो गया मेरे पास थीटा वन, ये हो गया मेरे पास थीटा टू। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, मतलब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ये बुक की शेप ए ऐसे को आ गई। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा से ना करता हूं। अब थीटा वन में थीटा टू प्लस किया तो ये शेप आई। अब थीटा टू में थीटा वन प्लस करूं तो यही शेप आई ना। तो समझिएगा कि ये मेरे पास एंगल जो बनेगा ये बिल्कुल ठीक है। अब ये एंगल बना कितने का, ये 90 के एंगल बना है, यानी कि मैंने 90 के एंगल से इस बुक को एक्स एक्सिस पे लटाया और 90 के एंगल से इस बुक को मैंने वाई एक्सिस पे लटाया। अब मैं क्या करता हूँ, 90 के एंगल से इस बुक को ना फिर दोबारा ऐसे 90 का एंगल बनाता हूँ। ये बुक है एक्स एक्सिस पे, पहले अब इसको मैं वाई एक्सिस के ऊपर क्या करूंगा, वाई एक्सिस की तरफ इसको झुकाऊंगा। तो जैसे मैंने वाई एक्सिस पे झुकाया तो ये बुक की शेप कुछ इस तरह बनी, ठीक है। अब इसी बुक को मैं क्या करूंगा, 90 के एंगल से एक्स एक्सिस पे ऊपर लटाऊंगा तो ये बुक की शेप फिर से ऐसे बनेगी। अब इन दोनों के रिजल्टेंट को ऐड करोगे, अब इनका रिजल्टेंट ऐसे बन रहा है, बहुत ज्यादा चेंजिंग आ रही है। अब दोनों के वेक्टर्स को जब ऐड किया तो ये चौथी प्रॉपर्टी जो है ये ओबे नहीं की 90 के एंगल पे। इसका मतलब है 90 का एंगल बहुत लार्ज एंगल है, इस वजह से उन्होंने ये लाइन लिखी है। क्या फिजिस्ट ने ये कहा है कि जब ज्यादा एंगल के ऊपर आप डिस्प्लेसमेंट देखो ना, दो वेक्टर्स को ऐड करके, दो क्वांटिटीज के वेक्टर्स को ऐड करके देखो, तो आपको हमेशा वो सेम आंसर नहीं देते ज्यादा बड़े एंगल पे। तो आपको इसके साथ कितने का एंगल बने तो वो छोटा सा आंसर देते हैं।
अगर आपके एंगल्स जो हैं वो 10 डिग्री से कम बने, अब ये आपके बुक ने नहीं शो किया हुआ, ये मैंने आपको कहाँ से बताया, इंटरनेशनल स्टडी से आपको बताया कि इंटरनेशनल जब फिजिक्स ने स्टडी किया ना, तो उन्होंने कहा कि अगर एक बॉडी ना 10 डिग्री से कम का बनाए, डिस्प्लेसमेंट शो करे उसके जब उसके वेक्टर्स को ऐड करें, तब क्या होता है, तब वो बॉडी हमेशा बहुत ज्यादा करीब तर लाती है, वेक्टर क्वांटिटी के करीब तर आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इस टर्म को आपने 10 डिग्री वाले को आपने अपने माइंड में रखना है, जो कोई भी अगर आपसे पूछे तो आपको ये आनी चाहिए, और आपको ये हेल्प भी करेगी, अंडरस्टैंड करेगी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट डिस्कस करते हैं। आपसे ना आपसे यूनिट डिस्कस करने से पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपको ये बताना जरूरी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो हम डायरेक्शन के बारे में अगर जानते तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। अच्छा ये स्टूडेंट्स, ये क्या बात हुई कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ना जो डायरेक्शन है वो हमें राइट हैंड रूल की मदद से मिलेगा। राइट हैंड रूल अब आपके पास क्या होता है, देखिए ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, अब इस बोर्ड मार्कर को मैंने इस राइट हैंड से क्या किया, प्रेस किया, अब ये राइट हैंड ऐसे है, अब इस बोर्ड मार्कर को अगर मैं ऐसे मूव करूंगा तो ये थंब जो है ये बिल्कुल मेरा स्ट्रेट रहना चाहिए, तो ये थंब इंडिकेट करेगा कि मेरी डायरेक्शन किस तरफ है। अगर तो ये मेरी फिंगर्स यहाँ से ऐसे आ जाती हैं तो इसका मतलब है मेरा थंब जो है वो इस तरफ का, यानी कि राइट डायरेक्शन में मेरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर इसी को मैं इस तरफ को ऐसे मूव करता हूँ, यानी कि इस बोर्ड मार्कर को ऐसे मूव करता हूँ, तो ये थंब क्या इंडिकेट कर रहा है कि थंब स्ट्रेट ही रहना चाहिए पकड़ते वक्त इस बोर्ड मार्कर को, तो थंब क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरी डायरेक्शन किस तरफ को है, मेरी डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ को है। इसी तरह अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो थंब है ना वो उल्टी डायरेक्शन शो करता है आपकी डिस्प्लेसमेंट से, जैसे फैन का रोड ऐसे होता है, फैन ऐसे लगा होता है, जो पर हैं वो इस तरह ऐसे 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 घूम रहे होते हैं। अब फैन को आप ऐसे पकड़ोगे ना तो फैन को आप ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वो नीचे से क्या डायरेक्ट, वो नीचे से पर तो मूव करेंगे, लेकिन आपका थंब बिल्कुल ऊपर की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी इस फैन की डायरेक्शन ऊपर को है, नहीं स्टूडेंट्स, वो कभी कभी कहीं कहीं सिचुएशंस में ऐसा होता है कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ शो हो रही होती है। अच्छा इसी तरह मिसाल के तौर पर अब आप क्या करते हो, आप कोक की बोतल के ढक्कन को ऐसे क्लोज करें तो थंब जो है वो आपका नीचे की डायरेक्शन शो करता है। अगर आप उसी कोक की बोतल को और उसके ढक्कन को ओपन करें तो थंब आपका इंडिकेट करता है कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये क्या है, ये राइट हैंड रूल है आपका स्टूडेंट्स, जिसकी मदद से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो क्या हो सकता है, यूनिट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट हैं वो 3 हैं। नंबर 1 आपके पास आ जाता है डिग्री, नंबर 2 आ जाता है रेवोल्यूशन, नंबर 3 आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है रेडियन। अब ये क्या बात हुई, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो क्या है, वो रेडियन ही है। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। लेकिन एसआई यूनिट के अलावा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो सिंपल यूनिट्स हैं वो 3 हैं, डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन। अब यहाँ पे आपने कुछ टर्म को याद में रखना है। अब डिग्री, 1 रेवोल्यूशन, अगर आपका एक चक्कर लगे ना, रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर लगे तो उसमें डिग्रीज कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, और उसमें जो रेडियन होता है, रेडियन होता है 2 पाई। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर एक चक्कर आपकी किसी भी बॉडी ने एक चक्कर से आधा चक्कर लगाया, तो अगर आधा चक्कर लगाया तो याद रखिएगा 1/2 अगर आपकी रेवोल्यूशन हो रही हो तो जो डिग्री होगी वो उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर जो डिग्री का एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा आपका 180 डिग्री का, और उसके अंदर जो रेडियन पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे 1 पाई, यानी कि सिंपल पाई। ओ यार बत्ती बंद हो गई अगों, वे पिछों चलता पे बस ठीक है, इतने रुकी यार, मैं थोड़ा सा रह गया। हाँ नहीं, वो है, एक मिनट। अच्छा तो स्टूडेंट्स वो है 1 पाई, यानी कि आप इसको सिंपल पाई कह सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है अगर आपकी बॉडी ने आधा चक्कर कंप्लीट किया हो ना, आधा चक्कर लगाया हो, तो वो खाली पाई रेडियन शो करता है। उसमें जो ऐसे यूनिट आता है पाई आता है, लेकिन डिग्री में आता है 180 और रेवोल्यूशन में आता है 1/2। अब इसी तरह अगर आप 1/2 रेवोल्यूशन को भी हाफ कर दें, यानी कि 1/4 कर दें,
तो आप 180 180 का कितना मतलब डिग्री में कितना आएगा, तो 180 के भी 4 पार्ट बनाए तो ये आएगा 90 डिग्री। कैसे 90 प्लस 90 180 180 और 90 270 270 और 90 आपके पास 360। और अब रेडियन का कैसे बनाएंगे, ये आपके पास पाई है, हाफ होता है पाई, और ये देखिएगा कंप्लीट आपके पास होता है 2 पाई। 2 पाई का बटा कर दें 4, क्योंकि फोर्थ हिसाब देख रहे हैं तो 2 2 4, तो पाई ओवर 2 ये आ जाएगा आपका। जब आप किसी भी चीज का फोर्थ हिस्सा कवर अप करेंगे तो आपका रेडियन कितना आएगा, पाई ओवर 2 आएगा। ये इस तरह निकालते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को ये निकालना नहीं आता। अगर फर्ज कर रहे थे मैं फर्ज ये कर लेता हूँ कि किसी चीज ने 4 का भी 1 ओवर 4 का भी हाफ रेवोल्यूशन किया, यानी कि 1 ओवर 8 रेवोल्यूशन किया, तो मैं लिखता हूँ अगर 1 ओवर 8 रेवोल्यूशन किया हो तो डिग्री में कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि 45 को जब आप 8 टाइम में प्लस करोगे तो आपके पास 360 ही कंप्लीट हो जाएगा। और रेडियन में कैसे आएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 8, 2 4 आर 8, तो पाई ओवर 4 आपका रेडियन में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ना कुछ टर्म्स हैं, कुछ कन्वर्जन है जो आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं ना रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूं तो कैसे कर सकता हूं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूं तो कैसे कर सकता हूं, और रेवोल्यूशन को डिग्री में कन्वर्ट करूं तो कैसे कर सकता हूं। तो अगर आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, आपके अब देखिएगा, अब अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, रेवोल्यूशन को डिग्री में, या डिग्री को रेवोल्यूशन में, तो कैसे कर पाओगे। अगर आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फर्ज करो आपके पास कोई भी डिग्री है, जैसे कि 67.756 कुछ भी आपके पास ना डिग्री है, तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई दो पाई बाय 180। अगर आपके पास कोई भी रेडियन है, कोई भी रेडियन है, उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसको उस वैल्यू को मल्टीप्लाई दीजिएगा 180 ओवर पाई। अब इसके अलावा अगर आप किसी भी रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, रेडियन को रेवोल्यूशन में, तो कैसे, फर्ज करो आपके पास कोई भी रेडियन है, रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करो 2 पाई से। अगर आपके पास कोई भी रेवोल्यूशन है, आपने उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करो 2 पाई से। अब बात किसकी रहेगी, अब रेवोल्यूशन और डिग्री की। अब रेवोल्यूशन और डिग्री, अगर आपने किसी भी डिग्री को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो 360 डिग्री से। अगर आपने किसी भी रेवोल्यूशन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई तो डिवाइड करो 360 से। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास कन्वर्जन थी। अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो क्या पूछता है, वो कहता है 1 पाई के अंदर कितने डिग्री इंक्लूड होते हैं, वो नीचे ऑप्शन देता है 57.3 डिग्री। यही आपके पास करेक्ट आंसर है। ये आता कैसे है देखिएगा, कंप्लीट चक्कर आपके पास कितना होता है, वो होता है आपके पास 2 पाई। अब आपके पास जो कंप्लीट दायरे के रेडियस होता है, जो दायरे के अंदर डिग्री होता है, वो होता है 360 डिग्री। अब 2 पाई को इसके नीचे डिवाइड कर दें, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है 57.3 डिग्री। ये आपके पास आंसर आता है डिग्री के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपके इस टॉपिक के अंदर लास्ट में चीज रह जाती है वो है फार्मूला एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हमें आगे वाले कंसेप्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहाँ तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू ही आपको नेक्स्ट पेपर एग्जामिनेशन भी करवाई जाएगी। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।